सो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पे। और हम लोग, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन का लॉ। चल रहा है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 1 बिल्कुल लास्ट है अब यूनिट नंबर 1। तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में काफ़ी सारी क्लासेस ले ली है और उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस पसंद आई है। अगर आ रही है पसंद तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप शेयर करेंगे बेटे, लाइक करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा। तो अलग अलग जगहों पर मैंने देखा है वीडियोस कई सारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, लेकिन उन चैनल्स पर वीडियोस जो हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से अवेलेबल नहीं है कि एक बच्चा जाए और स्टार्ट करे एंड पे जाए। तो मेरा प्रयास है कि इस अटेम्प्ट के अंदर जून 2024 के बच्चों को मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में लॉ पूरा का पूरा प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कंटिन्यूसली मेरी क्लास चल रही है, आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक करें, शेयर करें प्लीज। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे मेरे प्यारे, क्या, यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा जहां तक हम लोगों ने पढ़ाई करी है, मोटा मोटा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटे इसको स्किप नहीं करना, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं चलाना, रिवीजन आपको बहुत अच्छे से सुनना है। यही आपका मेन काम है, रिवीजन। इसकी वजह से ही आपके नंबर आने वाले। तो कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट की एक डेफिनेशन थी। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई कहता था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। फिर हमने बात करी प्रॉमिस का मतलब व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ऑल वेल, एग्रीमेंट हमारे दो टाइप के थे, एक सोशल एग्रीमेंट था, एक बिजनेस एग्रीमेंट था। सोशल एग्रीमेंट में कभी भी किसी पार्टी की इंटेंशन नहीं होती कि वो लीगल रिलेशन को बनाए, इसलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और बिजनेस एग्रीमेंट के अंदर हमेशा पार्टी की इंटेंशन होती है कि वो लीगल रिलेशन को बनाए, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। कंक्लूजन निकलता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कौन कौन से थे मेरे बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन हम लोगों ने पढ़े, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, एक ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो 6 तरीकों के थे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक सेक्शन नंबर 10 है और उस सेक्शन नंबर 10 के अंदर मैंने 10 पॉइंट्स बताए हुए हैं आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। हालांकि सेक्शन 10 के अंदर 10 के 10 पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स को मर्ज करके आपको बता दिया कि ये 10 के 10 पॉइंट होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल पर्पस, सर्टेनिटी, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, पॉसिबल टू परफॉर्म और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ये 10 पॉइंट आप क्लियर करना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वरना वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है जिसको आप वॉइड अब इनिशियो कहते हो, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, और फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बनाते वक्त परफॉर्म कर पाना पॉसिबल होता है, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, कुछ ऐसी संभावनाएं आ जाती है जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो void contract means the contract which ceases to be enforceable by law is called void contract. All well, समझ में आ गया बच्चे? फिर हमने बात करी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की, तो void प्लस पनिशेबल इज इक्वल टू इलीगल, और voidable की हमने बात करी जिसको कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग कहते हो। ऑल वेल, फिर हमने बात करा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो टेक्निकल मिस्टेक की वजह से एनफोर्सेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। The contract which are good in substance but due to some technical reason like not proper stamping, not proper signature, डेट नहीं लिखी, सिग्नेचर नहीं लिखे, टाइम उसका जो है वो लैप्स हो चुका है, तो इसमें वो टेक्निकल रीजन की वजह से अनएनफोर्सेबल हो जाता है। फिर बात करी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर देती है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से अभी किसी भी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं करी।
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप होते हैं, एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल को आप वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, जिसमें ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म इस पार्ट ऑफ प्रॉमिस। और बायलेटरल में अभी किसी ने परफॉर्म नहीं किया। ऑल वेल। फिर हमने बात करी बेटे मेरे ऑफर और एक्सेप्टेंस की। तो ऑफर का सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताया, सेक्शन नंबर 2A, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू do or abstain from doing any activity or thing with a view to obtain the assent of other person is called offer। मतलब कोई बंदा अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है सामने वाले से, उसको आप ऑफर बोलोगे। क्यों विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है? ताकि सामने वाले की वो एक्सेप्टेंस ले सके, तभी तो आपका एग्रीमेंट बनेगा। क्लियर है? तो ऑफर के टाइप्स बेटे मैंने बताए थे, टोटल वैसे 5 तरीकों के होते हैं। तो मैंने अपना एक स्टाइल बताया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर। दो टाइप के ऑफर होते हैं, एक जनरल ऑफर और एक स्पेसिफिक ऑफर। तो जनरल और स्पेसिफिक ऑफर दोनों, जनरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, वहां एक केस स्टडी बताई थी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल। फिर हमने बात करी स्पेसिफिक ऑफर की, जहां एक केस स्टडी थी आपकी बोल्टन वर्सेस जॉन्स की, वो हमने एक्सेप्टेंस के अंदर पढ़ी थी, बट उस केस स्टडी को आप यहां पर भी फिट कर सकते हो। ठीक है जी, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। और सेपरेटली मैंने ये केस आपके मेरे चैनल के ऊपर आपको बोल्टन वर्सेस जॉन्स का मिल जाएगा। ऑल वेल। तो इसके बाद हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। दो टाइप के होते हैं, काउंटर ऑफर और एक क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर देता है तो दूसरा पर्सन बदले में एक्सेप्टेंस ना देकर एक कंडीशनल ऑफर, एक और ऑफर देता है। व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है एक्सीडेंटल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। क्लियर है? फिर एक लास्ट ऑफर था जिसको आप स्टैंडिंग ऑफर बोलते हो, कंटिन्यूइंग ऑफर। द ऑफर विच कंटिन्यू इन फ्यूचर इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। जैसे मिल्क मैन को आपने ऑफर दिया कि 1 साल तक मेरे घर में आप दूध दे के आएंगे, या अखबार वाले को आपने ऑफर दिया 2 साल तक कि आप मेरे घर में अखबार देंगे। ऑल वेल। फिर हमने बात करी ऑफर के रूल्स की। तो कई सारे ऑफर के रूल्स थे, तो मैं उनमें से कुछ रूल्स आपको बताता हूँ। ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑल वेल। नंबर 2, तो एक वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का आप केस इसके अंदर भी पुट ऑन कर सकते हो। नंबर 2 है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है? व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। ऑल वेल। तीसरा था ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और एम्बिगुअस। मतलब अनक्लियर ऑफर नहीं होना चाहिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए। नेक्स्ट था ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। मतलब आप अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर रहे हो, वो ऑफर नहीं माना जाएगा। ऑफर में आपको बिल्कुल साफ साफ बताना है, आपको ऑफर देना है ताकि सामने वाले की आप एक्सेप्टेंस ले सको। ठीक है? नेक्स्ट था मेरे बच्चे ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर हमने पूरा एक टॉपिक किया हुआ था। तो इनविटेशन टू ऑफर में पूरा डिटेल में हमने इंस्टीट्यूट की बुक से भी पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे से यहाँ से करना है। ठीक है? फिर था ऑफर शुड नॉट हैव सच कंडीशन विच नॉन कंप्लायंस बी ट्रीटेड एज ऑफर। मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मुझे 10 दिन में आंसर दे देना कि आप अपनी कार मुझे बेचोगे या नहीं, वरना 11वें दिन से मैं मान लूंगा कि आपने मुझे गाड़ी बेच दी। तो ये गलत हो गया। और था ऑफर में भी कंडीशनल। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को पेमेंट करना सिर्फ यूपीआई पेटीएम से, तो ये कंडीशनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये ऑफर हो गया। फिर हमने एक्सेप्टेंस की बात करी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पॉजिटिव रिप्लाई बाय द ऑफरी। ऑल वेल। एक्सेप्टेंस के हमने कई सारे रूल्स पढ़े थे। रूल नंबर 1 एक्सेप्टेंस का मैंने बताया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड, वरना वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और कम्युनिकेशन के अंदर मैंने अपने नोट्स में पूरा एक डिटेल आप लोगों को दिया था। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में अगेंस्ट वाला एक पॉइंट मैंने बताया था, अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट ऑफरी। ठीक है? तो ये आपको बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज अगर करना हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर था। क्लियर है? फिर हमारा एक और रूल था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय प्रॉपर पर्सन। मतलब इन द केस ऑफ जनरल ऑफर एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट, और इन द केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर ओनली द स्पेसिफिक पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। ऑल वेल। क्लियर था ये वाला? अगला रूल मेरे प्यारो, अच्छा यहीं पर स्पेसिफिक ऑफर में मैंने आपको बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस बताया था। फिर है बेटे एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन फिक्स टाइम, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो एक्सेप्टेंस आप रीजनेबल टाइम में दोगे।
फिर था एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मैथड, जैसे कि मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मुझे एक्सेप्टेंस ईमेल के जरिए देना, तो आप ईमेल के जरिए ही एक्सेप्टेंस देंगे। और फिर था एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रेसिडेंट ऑफर, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे, तो आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ मैं आपकी बाइक खरीदूंगा, मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया। ऑल वेल, तो ये हमारे रूल्स हैं। तो देखा जाए तो हमारा ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और है यूनिट नंबर 1 का, लैप्स ऑफ ऑफर। जरा मैं ये बता दूं, फिर इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से हम लोग कुछ और पॉइंट भी करेंगे, फिर इसको यूनिट 1 को पूरा का पूरा पैकअप हम लोग कर देंगे। ठीक है जी, पूरा पैकअप हम यूनिट 1 को करेंगे। अगले लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है जी, तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे आपको लिखने का भी एक तरीका मैं समझाता जाऊंगा कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ में। टॉपिक है मेरे बच्चे लैप्स ऑफ ऑफर। हमारा ऑफर कब लैप्स हो जाता है? ठीक है, लैप्स मतलब हमारा दिया हुआ ऑफर खत्म हो जाना। तो बेटा एक ऑफर कब खत्म होगा, मतलब कि ऑफर से बात आगे बढ़ी नहीं, बात एक्सेप्टेंस पे पहुंची नहीं, यहीं पर बात खत्म हो गई। ठीक है जी, तो ये कैसे होता है सर? सिंपल, मैंने आपको ऑफर दिया, तो आपने ऑफर का रूल नंबर 2 पढ़ा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चल जाता है, जब ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने आपको ऑफर दिया, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस से पहले अगर मैं उस ऑफर को रिवोक कर लेता हूं तो फिर मेरा ऑफर लैप्स माना जाएगा। लैप्स मतलब खत्म। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, आपने अभी तक एक्सेप्टेंस मुझे नहीं दी, मैंने पहले बोल दिया यार सॉरी मैंने गलती से ऑफर दे दिया, मैं अपना ऑफर वापस लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ये कह रहा है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ऑल वेल, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। दूसरा है बाय पासेज ऑफ टाइम। मान लो मैंने आपको ऑफर दिया कि ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए, एक हफ्ते तक। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई एक हफ्ते तक मेरी क्लासेस जो है वो 50% डिस्काउंट पे मिलेगी, तो जिस भी बच्चे को एडमिशन करवाना है वो करवा सकते हैं। तो ये मेरा जो ऑफर है इसके अंदर समय फिक्स है, तो अगर टाइम फिक्स है तो फिक्स टाइम में ऑफर खत्म हो जाएगा, और टाइम अगर फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में ऑफर खत्म हो जाएगा। ऑल वेल, अगर समय फिक्स है, जैसे कई लोग लिखते हैं कि 20% डिस्काउंट ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए। सीमित समय क्या होता है, तो उसमें वो डेट नहीं लिखते सीमित समय क्या, रीजनेबल टाइम में वो ऑफर खत्म माना जाता है। तीसरा कह रहा है डेथ, इंसेनिटी या इंसॉल्वेंसी ऑफ द ऑफरर या ऑफरी। भाई मैं ऑफर दे रहा हूं, मान लो मेरी डेथ हो जाए या मैं पागल हो गया, इंसेन हो गया, इंसेन पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। या मैं इंसॉल्वेंट हो गया, अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं तो मेरे प्यारों में कंसिडरेशन कहां से दूंगा, और विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। तो इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट जानते हो ना, इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जिसकी एसेट्स कम होती है, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, तो वो कोई ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नंबर डी, बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने आपको ये बोला कि आप मुझे ईमेल करके अपना आंसर दे देना, लेकिन आपने मुझे ईमेल किया ही नहीं, आपने मुझे एसएमएस किया था, मुझे पता ही नहीं मेरा एसएमएस, मैं एसएमएस देखता ही नहीं। और जब मैंने आपको बोला, ऊपर था ना एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मेथड, तो जब ऑफरर ने मेथड डिसाइड किया कि आप एक्सेप्टेंस दोगे उसी मेथड में, तो उसी मेथड में दो, और अगर आपने उस मेथड में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो ऑफर लैप्स माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है बाय काउंटर ऑफर। मैंने कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे 1 लाख की, आपने कहा 80,000 में खरीदूंगा, मतलब मेरा जो 1 लाख वाला ऑफर था वो क्या हो गया, वो लैप्स हो गया। और एफ पॉइंट कहता है बाय रिजेक्शन। बहुत सिंपल, मैंने कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे, आपने कहा नहीं, तो मुंह पे बेइज्जती मारी आपने मेरी, और मेरा ऑफर क्या हो गया, लैप्स। ऑल वेल, तो ये हमारा नोट्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेटे मेरे समाप्त होता है। लेकिन अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ, कुछ थोड़े से पॉइंट और है जो आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है जो बच्चों को परेशान करते हैं। तो एक काम कर रहे हैं, हम उन पॉइंट की तरफ भी रुक करते हैं, तब जाकर मैं मानूंगा कि मैंने ये यूनिट पूरा कंप्लीट करा दिया। तो नोट से अभी हम बाय बाय लेते हैं,
अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट पे। अच्छा, एक बात और, वो बच्चे जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको मेरे नोट्स चाहिए, तो आप प्ले स्टोर में जाकर, एंड्रॉइड फ़ोन वाले प्ले स्टोर में जाकर दीपक पाठक क्लासेस, ठीक है, वो आप डालेंगे, मेरी एप्लीकेशन आएगी। उस एप्लीकेशन के अंदर फ्री मटेरियल नाम का एक कॉलम होगा। फ्री मटेरियल में जाएंगे, फ्री मटेरियल के अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्लिक करना है और उसके अंदर यूनिट वाइज आपको पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। तो ओके, तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के कुछ लीगल रूल्स हैं, तो अब वो देख लेते हैं। सबसे पहला रूल, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। इट मींस एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द प्रॉपर पर्सन, जो अभी हमने रूल के अंदर पढ़ा था। तो बॉल्टन वर्सेस जोन्स का मैंने आपको केस पूरा का पूरा बताया था, अगर आपको याद हो। तो बॉल्टन ने खरीद लिया था एक बिजनेस ब्रॉकहस्ट करके, और जॉन्स जो था वो उसका क्रेडिटर था। जॉन्स ने ब्रॉकहस्ट को ऑर्डर दिया कि आप मुझे सामान भेजें। बॉल्टन ने सामान भेज दिया जॉन्स को। बॉल्टन ने जॉन्स से पैसे मांगे, जॉन्स ने देने से इनकार कर दिया, इस बेसिस पर कि मैंने तो आपको ऑफर ही नहीं दिया था, आपने एक्सेप्टेंस कैसे दी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है, ओनली एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट नहीं होता। तो बॉल्टन को गुस्सा आ गया, बॉल्टन केस करने चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जज साहब ने भी केस जो है वो किसके फेवर में दिया था, जॉन्स के फेवर में, क्योंकि जॉन्स ने वो स्पेसिफिक ऑफर दिया था। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम। फिर था दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो मैंने अभी आपको नोट्स में बताया, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि क्या आप मेरी कार खरीदो 1 लाख रुपए में, आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी कि यस आई विल बाय योर कार बट फॉर ₹90,000, तो आपने एक्सेप्टेंस दी, बट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, मतलब विद कंडीशन, मतलब शर्तों के साथ। तो मेरे बच्चे, क्या ये काउंटर ऑफर नहीं हो गया? तो यस, ये काउंटर ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। क्लियर है? तो कह रहा है एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it must be accepted। क्लियर है? तो प्रपोजल वाला बंदा बोल देगा कि भाई आप जो ऑफर दे रहा है वो मैनर बता देगा, वो तरीका बताएगा कि आपको ऐसे मुझे एक्सेप्टेंस देनी है और आपको वैसे ही देनी है। ऑल वेल। अगली बात मेरे बच्चे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹30,00,000। ए ने बी को घर खरीदने के लिए ऑफर दिया 30 लाख रुपए में। बी ने रिप्लाई दिया आई कैन पे 24 लाख। आपको नहीं लगता ये काउंटर ऑफर है, क्योंकि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय बी एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। ऑल वेल, क्लियर है बेटे? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं। ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, विल यू परचेज माय कार फॉर ₹2 लाख। उसने कहा क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 2 लाख में? तो अगर बी रिप्लाई करता है आई शैल परचेज योर कार फॉर ₹2 लाख इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर ₹50,000। मैं तेरी गाड़ी खरीद लूंगा 2 लाख में अगर तू मेरी मोटरसाइकिल खरीदेगा 50,000 में। तो ये भी तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हुई ना। बात कुछ समझ में आ रही है? तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस नाम का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं होती तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। ठीक है जी। नंबर 3, इस पे मैंने आपको पूरा का पूरा चिट्ठा बताया है। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो मेरे प्यारे बच्चे कम्युनिकेटेड होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑल वेल। तो ये कह रहा है कि, और कम्युनिकेशन में मैंने आपको अभी पिछली क्लास के अंदर पूरा का पूरा एक लेटर वाला चिट्ठा बताया था। ऑफर यहाँ से भेजा, ऑफर पहुंचा, एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस पहुंचा, इसके अगेंस्ट में कब होगा, इसके अगेंस्ट में कब होगा। आपको वो वीडियो पूरी अच्छे से देख लेनी है, और उस वीडियो को देखकर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, बिल्कुल बच्चों की तरह, मक्खन की तरह ये टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मोड। प्रेस्क्राइब मोड मतलब, मैंने आपको बोला कि आप मुझे ईमेल के जरिए एक्सेप्टेंस देंगे, तो आप मुझे एक्सेप्टेंस ईमेल के जरिए ही देंगे। और अगर आपने मुझे एक्सेप्टेंस वॉइस कॉल पे दे दी
या ईमेल की जगह आपने कोई पर्ची फेंक दी मेरे घर पर या खुद ही आ गए, तो मैं एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानूंगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ध्यान से सुनेंगे, इसको पढ़ते हैं। Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. जैसे कि आपने देखा होगा बॉलीवुड कॉरपोरेट्स में पार्टीज होती हैं, तो वो पार्टीज का जब इनविटेशन कार्ड देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप सिर्फ ब्लैक कोट पैंट में आ सकते हैं। मतलब उन्होंने ये एक मैनर सेट किया है कि मेरी पार्टी में ब्लैक कोट पैंट में ही आपको आना है। क्लियर है? ऐसी ऑफरर भी एक मैनर सेट करता है कि आप मुझे आंसर दोगे कुछ इस तरीके से, आप ईमेल करना, या आप मुझे लेटर लिखना, या आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे एक लेटर भेज सकते हैं, तो वही मैनर में आपको एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है जी? But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, that is not in the prescribed manner, the proposal is presumed to have consented to the acceptance. और मान लो कि कभी ऐसा हो, मैंने आपको बोला भाई ईमेल करना, आपने ईमेल की जगह मुझे क्या कर दिया, कॉल कर दिया, लेकिन मैंने आपकी कॉल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मतलब मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो अब वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इट मींस ये प्रपोजल के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रपोजर ऑफरर होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऑफरर ने बोला ईमेल करना, आपने मुझे कॉल कर दिया, ऑफरर ने बोला चलो कोई बात, हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऑफरर चाहे, आपने कॉल किया तो वो बोल सकता है आप मुझे ईमेल करें तभी एक्सेप्टेंस होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर है जी? तो यहाँ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। If the offerer prescribe acceptance through messenger and offeree send acceptance by email, then there is no acceptance of the offer. ठीक है, उसने प्रेस्क्राइब किया, आप मैसेंजर से दे और आपने ईमेल कर दिया तो नहीं माना जाएगा। लेकिन आगे कह रहा है इफ द ऑफरर इन्फॉर्म द ऑफरी दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू मोड प्रेस्क्राइब, लेकिन ये बात ऑफरर को बतानी पड़ेगी कि देखो भाई आपने मुझे एक्सेप्टेंस मैसेंजर पे नहीं दी, आपने मुझे ईमेल के जरिए दे दी, मैं नहीं मान रहा वैलिड। बट इफ द ऑफरर फेल्स टू डू सो, देन मान लिया जाएगा कि ये एक्सेप्टेड है। जैसे मैंने आपको बोला मुझे ईमेल करना, आपने मुझे लेटर भेज दिया, लेकिन मैंने लेटर पढ़ा, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, तो ये इम्प्लाइडली सामने वाली पार्टी समझ गई कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, बेशक ऑफरी ने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। लेकिन अगर मुझे नहीं मानना ऑफरर को, तो वो बताएगा। ठीक है जी? फिर कहता है टाइम। तो बेटे एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, आप एक्सेप्टेंस उसी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में दोगे, और अगर टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है तो आप रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस दोगे। ठीक है जी? कह रहा एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स, ऑफर के खत्म होने से पहले। वट इज रीजनेबल टाइम इज नाउ वेयर डिफाइंड इन द लॉ। एक्चुअली रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है कि क्या होता है। अब जैसे कि जून में आप लोगों का एग्जाम है, आज आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई डाउट पूछते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है बेटे, मेरे आप जो क्लास देख रहे हो तो नीचे एक नंबर लिखा हुआ 9582459399। अगर आपको कुछ डाउट पूछने हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। रिप्लाई बहुत जल्दी नहीं आएगा, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। अब मान लो आज आपने डाउट पूछा, तो आपके एग्जाम के अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 महीने अभी हैं, तो मैं अगर 2-3-4 दिन बाद भी रिप्लाई करता हूँ तो कोई बात नहीं, आप भी, ये एक रीजनेबल टाइम होगा। लेकिन मान लो कल आपका एग्जाम है और आज आपने मुझसे डाउट पूछा और मैं आपको 3 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक रीजनेबल टाइम नहीं माना जाएगा। ठीक है? रीजनेबल टाइम जो है वो वेरी करता रहता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ऑल वेल। तो अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल 54 इसका। कह रहा है ए ऑफर टू सेल बी 50 kg ऑफ बनाना एट ₹500। बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days। बी ने एक्सेप्टेंस 4 दिन के बाद दी। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि 4 दिन के अंदर तो ये केले जो है वो क्या हो जाएंगे, ये तो खराब हो जाएंगे केले। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज बनानाज बीइंग पेरिशेबल। ये पेरिशेबल होता है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। एंड कुड नॉट स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ वीक। 4 days नॉट ए रीजनेबल टाइम। तो यहाँ 4 दिन रीजनेबल टाइम नहीं है। लेकिन मान लो मैंने अपने घर को बेचने का आपको ऑफर दिया था, ऑफर कि क्या आप मेरा घर खरीदोगे, और वहां आपने मुझे 4 दिन बाद रिप्लाई किया, तो वो एक रीजनेबल टाइम है। क्लियर है? समझ में आ गया?
तो ये रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन थी। अगला कह रहा है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आप बिल्कुल चुप हो, मैंने आपको कोई ऑफर दिया, आपने कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने ये समझा कि आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी। ना ना ना, एक्सेप्टेंस पूरी कम्युनिकेट होनी जरूरी है। एक केस भी आया है इसके ऊपर, बताऊंगा। तो अगर एक्सेप्टर बंदा जिसको मैंने ऑफर दिया है वो चुप है, मेयर साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। कह रहा है द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी। इम्प्लाइडली आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, और इज फेल्योर टू आंसर अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ द एक्सेप्टेंस। क्लियर है? अनलेस कि ऑफरी के पास कोई प्रीवियस कंडक्ट में कोई एविडेंस ना हो। भाई पहले भी तो मैं चुप था, पहले भी चुप था ना, तब भी तूने मान लिया था, तो आज भी मान ले। एक एग्जांपल है, केस लॉ है, फेल्थहाउस वर्सेस बेंडले का केस है 1862 में। एफ नाम का एक अंकल है, ऑफर टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स फॉर 30 पाउंड। कि भाई आप मुझे अपना घोड़ा बेचोगे क्या? ऑफर दिया 30 पाउंड में। इफ आई हेयर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसीडर द हॉर्स माइन एट ₹30। तो उसने बोला कि अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा ये घोड़ा आपने मुझे बेच दिया। सामने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तो क्या वो घोड़ा मिस्टर एफ अंकल का हो सकता है? तो जी नहीं हो सकता, बिकॉज मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अंकल ने केस कर दिया, केस अंकल हारे। समझ में आई बात? तो ये केस था। अब आगे बढ़ते हैं जी, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो अब इसको भी सुन लो। Section 8 of the Act lays down that the performance of the condition of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered a proposal constitute an acceptance of the proposal। अभी word to word बता रहा हूँ बेटे क्या लिखा है। This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against the other mode of acceptance, that is verbal or written communication। सेक्शन नंबर 8 कह रहा है कि क्या एक्सेप्टेंस इंप्लाइडली हो सकती है? तो यस, एक्सेप्टेंस इंप्लाइडली हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक सिचुएशन है। वो क्या है? पहले एक एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो, व्हेन ए ट्रेड्समैन रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर एंड एग्जीक्यूट द ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स, द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड कंस्टिट्यूट द ऑफर विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रेड्समैन सब्सिक्वेंटली बाय सेंडिंग द गुड्स। देखो क्या हुआ, एक कस्टमर ने दुकान वाले को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे इतना सामान चाहिए, मुझे ये 20 जो है वो 20 बुक्स चाहिए मान लो। दुकानदार ने उसको कुछ नहीं बोला, दुकानदार ने उसके घर पे 20 किताबें भिजवा दी। तो दुकानदार की तरफ से जो 20 किताबें भिजवाई गई हैं वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि मुझे तेरा ऑफर मिल गया और ये ले एग्जीक्यूशन। आया कुछ समझ में? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। एक बायर है, बी सेलर है। ए ने बायर को बोला कि भाई मुझे 20 बुक्स चाहिए, ठीक है। मान लो ए ने बी को लेटर लिखा, लेटर ऑफ ऑफर दिया कि मुझे 20 बिजनेस लॉस की बुक चाहिए। ऑल वेल। बी ने इसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं भेजा। बी ने क्या करा, बी ने सीधा 20 बुक्स भेज दी। तो ये जो 20 बुक्स गई है ना ए के पास गुड्स के तौर पर, तो ये बी की तरफ से क्या है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ऑल वेल, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब जरा ऊपर पढ़ते हैं दोबारा से, क्या कह रहा है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। कंडक्ट मतलब यहां पर मिस्टर बी ने अपने कंडक्ट से ये बता दिया कि यस तूने मुझे बोला 20 बुक्स देने के लिए, मैंने ये तेरी 20 बुक्स मैंने तुझे दे दी। तो इसको आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बोलते हो। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, कंडीशन की अगर आप परफॉर्मेंस कर देते हो, जैसे सामने वाले ने ऑफर दिया कि मुझे 20 बुक्स चाहिए, तो आपने 20 बुक्स ही दे दी, आपने हाँ ना कुछ नहीं बोला, आपने 20 बुक्स उठाई, ये ले भाई। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप दुकान में जाते हो, अंकल 1 किलो चीनी देना, अंकल कुछ आपसे बात नहीं करता, अंकल उठता है जाके चीनी तोलता है आपके सामने रख देता है।
तो आप भी पैसे दे दो, चीनी लेके चले जाओ। तो मतलब अंकल का कंडक्ट आपका उस अंकल का एक्सेप्टेंस था। आई बात समझ? तो कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल, जिसने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, कंडीशन पूरी कर दी, वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस आगे आएगा यूनिट नंबर 4 में, पूरा एक टॉपिक है, लेकिन यहां आया है तो बता दूं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है के बदले में। जैसे कि आप अगर मुझे फीस देंगे तो फीस के बदले मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप मुझसे पढ़ेंगे तो उसके बदले में आप मुझे फीस देंगे। तो मतलब इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे आप मुझसे बात करके गए कि सर मुझे पढ़ने आना है, मैंने आपको फीस बता दी, मान लो 8,000 रुपीज, ठीक है। बैच परसों से स्टार्ट है, लेकिन आज शाम को ही आपने मेरे बैंक अकाउंट में 8,000 रुपये सेंड कर दिए, तो मैं यहाँ पर क्या मानूं? ये आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि भाई आप मेरे यहाँ पर पढ़ने परसों से आने वाले हो, क्योंकि आपने कंडीशन को फुलफिल कर लिया रेसिप्रोकल प्रॉमिस करके। ऑल वेल, समझ में आ गया मेरे बच्चे? तो ये मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये मेरी वीडियो को आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो वहां पर पूरी समझ में आ जाती है तो ये टॉपिक बिल्कुल सामने आ जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, ठीक है जी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी जाती है ये मैंने बता दिया, बाय एक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अब जाकर हमारा बेटे ये टॉपिक कवर होता है। अब एक दो छोटी छोटी बातें हैं, जरा ये वाला हम लोग टॉपिक कर लेते हैं, फिर हमारा कवर हो जाएगा। कम्युनिकेशन के अंदर एक टॉपिक है एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। मतलब कोई बंदा अगर टेलीफोन पे एक्सेप्टेंस दे रहा है, जैसे मैंने फोन किया किसी को, ऑफर दिया, उसने मुझे आंसर दिया, फोन पे ही दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, नेटवर्क चले जाते हैं, तो उसने बोला कुछ और, हो सकता है मैं कुछ और समझ जाऊं। शायद उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, हो सकता है मैं समझ जाऊं एक्सेप्टेंस दे दी, या उसने एक्सेप्टेंस नहीं देने के लिए फोन किया और मैं समझूं कि एक्सेप्टेंस दे दी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो इसीलिए ये स्पेशल सिचुएशन ये आई है कि अगर एक्सेप्टेंस टेलीफोन वगैरह पे हो रहा है, जैसे ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ए को एक्सेप्टेंस दिया टेलीफोन पे, तो ये एक्सेप्टेड तब माना जाएगा जब ये बंदा ऑफरर, प्रपोजर जो है, उसको पूरी तरीके से नॉलेज हो जाएगी। मतलब बिना नेटवर्क प्रॉब्लम के वो अच्छे से सुन लेगा कि इसने एक्सेप्टेंस दी है, तभी एक्सेप्टेंस वैलिड है, वरना नहीं है। समझ में आ गई बात? कह रहा व्हेन एन ऑफर इज मेड ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। इंस्टेंट कम्युनिकेशन क्या होती है? जैसे फोन पे करते हैं, like telephone, fax or through email, the contract is only complete when the acceptance is received by the offeree. Acceptance is received by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटे? ऑल वेल। तो कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, ये भी कुछ बात है बेटे। आप कभी कोई पैसेंजर टिकट लेते हो, मान लो आपने एक टिकट ली रेलवे की, आपने देखा रेलवे की टिकट के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, इतने बसे, इतने रेलवे में खाना पीना अलाउड नहीं है, ये ऐसे जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन टिकट के पीछे देखना लिखी होती है, छोटे छोटे अक्षरों में, लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखी होगी, राइट साइड में इंग्लिश में लिखी होगी। या मान लो आप कोई सिनेमा हॉल की टिकट खरीदते हो तो उसके पीछे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। क्लियर है? तो वो टिकट के पीछे लिखी होती है। अब आपने खरीदा, आप कह रहे हो कि ये तो टिकट के सामने था ही नहीं, तो उसी के बारे में टॉपिक है, ध्यान से देखना। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, सम टाइम देर आर सिचुएशन वेयर देर आर कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशल कंडीशन। दीज स्पेशल कंडीशन आर कन्वेड टैसिटली, मतलब कंडक्टली, and the acceptance of those conditions are also conveyed by the offeree again tacitly or without him even realizing it. पहले इसको एग्जांपल में पढ़ते हैं। Where a passenger undertake a travel, the condition or travel are printed at the back of the ticket. मान लो कोई पैसेंजर ने टिकट खरीदी, तो जो ट्रैवल है, ट्रैवल करने की कंडीशन टिकट के पीछे लिखी हुई है। समटाइम दीज स्पेशल कंडीशन आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पैसेंजर, समटाइम नॉट। कई बंदे पीछे की टिकट तो देखते नहीं है, वो तो टिकट ली, जेब में रखा, चले गए।
आपने पढ़ी है या आपने नहीं पढ़ी है। In any event, the passenger is treated as having accepted the special condition the moment he bought his ticket. जब उसने टिकट खरीदी थी तो इम्प्लाइडली, टैसिटली हम मान लेंगे कि पैसेंजर ने उन कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, वो कंडीशन की नॉलेज उस बंदे को कम्युनिकेट हो चुकी है। ऑल वेल। तो अब इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। आप मान लो कोई टिकट परचेज करो, कोई मूवी सिनेमा की, टिकट आपके हाथ में आई, टिकट के पीछे लिखा हुआ था कि सिनेमा हॉल के अंदर खाना पीना अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है, वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसी कंडीशन। कुछ बंदे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टिकट के पीछे देख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं देख पाते। जिसने देखा या जिसने नहीं देखा, ये मान के चलते हैं कि आपको उन स्पेशल कंडीशन की जानकारी है, उसी के लिए ये वाला टॉपिक है। समझ में आ गया जी? क्लियर है? तो ये हमारा होता है बेटे। तो कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ये हमने कर दिया। रिवोकेशन मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चे। तो हमारा मोड्स ऑफ रिवोकेशन भी बता दिया। बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, मतलब मैं अपने ऑफर को रिवोक कर सकता हूँ नोटिस देकर। लैप्स ऑफ टाइम, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, बाय डेथ और इंसेनिटी, बाय काउंटर ऑफर, बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। मतलब जब ऑफर दिया था तब वैलिड ऑफर था, लेकिन ऑफर देने से पहले वो ऑटोमेटिकली इलीगल हो गया। जैसे मैंने ऑफर दिया कि मुझे परसों आप एक पेटी बियर की एक पेटी भेज देना। मैं पीता नहीं हूँ बेटे, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो मैंने ऑफर दिया, लेकिन एक घंटे बाद गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया कि शराब बेचना और खरीदना इलीगल है। तो अब मेरा ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? लैप्स हो गया। समझ में आ गया बेटे? तो ये हमारा पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 मैंने समाप्त किया। उम्मीद है मेरे बच्चे मैं आपको ये यूनिट समझा पाया। ठीक है जी? तो एक काम करने वाले हैं हम लोग, अगली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। एक करवाऊंगा बढ़िया वाली रिवीजन। उस रिवीजन के अंदर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं, एक शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं आपके सामने, 1 पेजर शॉर्ट नोट्स। ये देखिए, तो ये भी मैं अपनी एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। ये 1 पेजर शॉर्ट नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं हर चैप्टर के। तो आपने क्या करना है, अब दोबारा से सुनो। पहले मेरे नोट्स पढ़ने हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। नोट्स को पढ़कर इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना है, जो कि ओवरऑल हमने पूरा का पूरा मटेरियल पढ़ लिया। थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क दिया, वो आपको करना है। और तीसरा नंबर, आपको ये शॉर्ट नोट्स करने हैं। ठीक है जी? ये 3 आप कर लो, और प्लस मेरी वो वाली क्लासेस जरूर देख लेना जिसमें मैं राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो लॉ के अंदर एग्जामिशन लाने के लिए। मेरे साथ बने रहो, और मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को अपडेट्स करता रहूंगा। लॉ के लिए ये गारंटी है कि आपकी एग्जामिशन लॉ में आएगी ही आएगी। ठीक है बच्चे? तो बने रहे मेरे साथ। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।